सोच के देखिए ये कितना खतरनाक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसी वजह से फार्मा के स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए हैं। इंडिया इज़ नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर। 43% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ एंड 28% का रेवेन्यू ग्रोथ, जबरदस्त था। अगले 2 दिन में वो 150 पॉइंट्स लूज कर दिए, कल भी 75 पॉइंट्स लूज किया। तो अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर को देखेंगे, सर पिछले कई दिनों से आप दो चीज़ें कह रहे हैं। पहला, 24,750 के नीचे हमें बेयरिश ही रहना है, और दूसरा कि मार्केट में कोई मेजर उठापटक तो होगा नहीं, बट ओवरऑल ट्रेंड डिक्लाइन में ही रहेगा। तो क्या आप अभी भी ऐसा ही व्यू होल्ड करते हैं? ओके, सो आपने 3 चीज़ें कही। पहला कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग, जो कि हमने पहले आपके साथ शेयर किया था। दूसरा कि मेजर अप्स एंड डाउन नहीं होंगे, और तीसरा 24,750। तो अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर कोई विशेष बदलाव नहीं हो रहा है। मार्केट्स धीरे 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 डिक्लाइनिंग स्टेज पर हैं। कोई मेजर पैनिक नहीं आया है अभी तक, क्योंकि एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। कोई नया शॉक नहीं आ रहा है। नया शॉक, अब जो फ्रेश टैरिफ्स की पेनल्टीज़ की बात हो रहे हैं, वही फ्रेश जो है पैनिक क्रिएट कर सकता है मार्केट में। तो जब तक वो नहीं होता है, मार्केट इसी तरीके से चलेंगे। डिक्लाइनिंग मार्केट क्यों है? डिक्लाइनिंग मार्केट इसलिए है क्योंकि एक तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। अगर आप रिजल्ट्स को भी देखें तो रिजल्ट्स में कोई सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इक्का दुक्का स्टॉक्स बीच बीच में आ रहे हैं, जैसे कि एयरटेल का आया, वहाँ पर हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स Q1 के अच्छे नहीं हैं, और इसकी समरी हमने आपके साथ शेयर की थी। तो फ्रेश पॉजिटिव ट्रिगर जब तक नहीं आएंगे, मार्केट में रैली नहीं होगी, तो मार्केट डिक्लाइनिंग स्टेज पे रहेगा। और इसी वजह से आप अगर देखें तो एफआईआईज की लगातार सेल की फिगर आ रही है। और डेरिवेटिव मार्केट्स में अगर आप देखिए तो उन्होंने लास्ट मंथ जुलाई एक्सपायरी से पहले उनकी जो पीक शॉर्ट्स थी 1.7 लाख के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए थे। एक्सपायरी जब हुई तो करीब 30-40 शॉर्ट्स क्लोज हुए एक्सपायरी में, लेकिन अब नई सीरीज शुरू हो गई है तो वापस से उन्होंने उतने ही शॉर्ट्स क्रिएट कर दिए। तो एफआईआई भी की तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। और एक जो पॉजिटिव ट्रिगर की होप थी कि आरबीआई आएगा, कुछ बड़े कदम उठाएगा, तो वो भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो जैसा जो तीनों चीज़ें हमने कही, फिलहाल वही मेंटेन होने की उम्मीद है। तो 24,750 वो लेवल अभी भी होल्ड कर रहा है। मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, वो भी होल्ड कर रहा है। और अभी तक मार्केट में मेजर मूवमेंट्स के साइन नहीं हैं, और सभी डेटा पॉइंट्स भी हमें यही बता रहे। तो ये सब तीनों चीज़ें फिलहाल तो होल्ड करने वाली हैं, जब तक कि टैरिफ के फ्रंट पर कोई बड़ा शॉक नहीं आ जाता। सर अब थोड़ा टैरिफ की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टैरिफ से तो यूएस का ही नुकसान है, फिर क्यों ट्रंप इतना टैरिफ लगा रहे हैं? उन्हें टैरिफ लगाने तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये देखो, ये सोच ना बहुत नासमझी वाली सोच है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं अरे लगाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी जनता ही पे करेगी। आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी आदमी जब एक ही चीज़ के बारे में लगातार बात कर रहा है, पावर में आने से पहले और पावर में आने के बाद उसी की बात कर रहा है, और उसको जैसे कहते हैं ना वॉक द टॉक भी कर रहा है, तो फिर हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। ओके, बहुत से नेता होते हैं इलेक्शन से पहले जो मुंह में आता है बोल देते हैं, इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ठीक है वो इलेक्शन जीतने के लिए कहा था, लेकिन ये आदमी अगर आप देखें टोटली फोकस्ड है टैरिफ पे। क्यों है टैरिफ पे? आपने कभी सोचा है? एक यूएस की इकॉनमी इस वक्त गर्त में है, और उसका डेट टू जो जीडीपी रेशियो है वो ऑल टाइम हाई पे डेंजरस लेवल पर घूम रहा है। ओके, अब यूएस के लिए जो चैलेंज है कि अपने कर्जे को कम करना, अपनी जीडीपी को बढ़ाना, ये दोनों चीज़ों का जो सबसे आसान तरीका है वो है टैरिफ्स को लगाना। ओके, नाउ यूएस से पूरी दुनिया का कंज्यूमर है, हर कंट्री उससे डील करती है।
ओके। अब टैरिफ लगाकर कर क्या रहा है वो, अगर आप देखें पिछले महीने 30 बिलियन डॉलर्स की सरकार के पास पैसा आया। ओके, अभी तो पूरे टैरिफ लगे भी नहीं, 30 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कमा लिए। अब ये बात सही है कि उनकी जनता ने वो डॉलर्स दिए, लेकिन उनकी अगर आप देखें कि अभी वो ऐसा इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इसका कुछ पोर्शन वो पब्लिक को भी शायद दें, हो सकता है, ऐसी बातें चल रही हैं। अब टैरिफ का इस्तेमाल वो क्यों कर रहे हैं? टैरिफ का एग्जाम्पल कह रहे हैं, मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं और वो कह रहे हैं कि आप अगर हमारा माल नहीं खरीदोगे आपके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, और उन्हें पता है कि 2 में से 1 कंट्री जो है डर जाएगी। ओके, तो उसका माल ज़्यादा बिकेगा और बदले में वो अपने बाज़ार को खोल देगा। तो 2 चीज़ें हो रही हैं, पहला कि ये जो पैसा आएगा उससे वो अपने डेट को कम करेंगे, और दूसरा इसका थ्रेट करके वो दूसरों के बाज़ारों को खोल रहे हैं, यानी कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहाँ पर बिकेंगे, जिससे उनकी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। तो ये एक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत फोर्सफुली, एग्रेसिवली वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। आप एक चीज़ सोच के देखिए, ये कितना खतरनाक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम किसी भी तरह से प्रेशर में आकर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिए तो क्या होगा? आपको पता है वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका कितना प्रोड्यूस करता है, और वो सारा माल अगर इंडिया में आएगा, हमारे किसान बेरोज़गार हो जाएंगे। और इसीलिए सरकार किसी भी तरीके से इस कंडीशन को मानने को तैयार नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने देखा कि 3 फार्म लॉस के केस में क्या हुआ, किस तरीके ने किसानों ने बड़ा आंदोलन किया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो वंस अगेन पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अगर इस पे नहीं मान रही है तो बहुत अच्छी बात है, और सरकार को नहीं मानना चाहिए। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर, तो क्या सच में फार्मा में एडिशनल टैरिफ लगने वाला है, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने रेफरेंस दिया था? देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और इसी वजह से फार्मा के स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए हैं। तो बात हो रही है 250% टैरिफ की। तो 250% टैरिफ अचानक से नहीं लगेगा, ओके? ये छोटा फिगर से स्टार्ट होगा, हो सकता है 4% हो सकता है 5% हो सकता है 10% हो, ओके? और कंपनीज को कहा जाएगा कि आप यूएसए में बनाइए
तो आपको हम छूट दे देंगे, नहीं बनाएंगे तो छूट नहीं मिलेगी। ओके, 5% से हो सकता है कि कुछ महीनों बाद वो 100 से 150% हो जाए और फाइनली 250% हो जाए। यानी कि वो कुछ ऐसा प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ बनाओगे तब तो तुम्हारे टैरिफ को छूट मिलेगी, और नहीं बनाओगे तो छूट नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ट्रंप ने क्या क्या नहीं कहा, इंडिया इज़ नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर, और इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें कहीं आप जानते हैं। तो इसके स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, फार्मा सेक्टर इसको रिस्क को समझता है, इसीलिए इवन अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी होप हमें ये दिखती है कि जो कंपनीज यूएसए में प्रोडक्शन करती हैं वो शायद बच जाएं या उन पर कम टैरिफ की मार लगे, लेकिन ये इसके होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। सर, आज आरबीआई की पॉलिसी आई जिसका बैंक निफ्टी पे तो मतलब माइनर ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है बैंकों को कुछ इससे फ़ायदा होगा? देखो, आरबीआई की पॉलिसी अगर आई है आज, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ स्टेटस को मेंटेन हुआ है, रेपो रेट को फिक्स्ड रखा गया है, 5.5% जितना था। ग्रोथ के एस्टिमेट्स भी उन्होंने 6.5% रखे हैं। ओके, तो एक तो क्या है कि टैरिफ्स की वजह से ग्रोथ के एस्टिमेट थोड़े कम होने चाहिए थे। कई जो एनालिस्ट ने 0.2% का कहा है कि टैरिफ्स की वजह से हमारे जीडीपी में ड्रॉप आएगा, और गोल्डमैन सैक्स ने भी इनफैक्ट वही कमेंट्री दी है अभी रिसेंटली ही। तो फिलहाल आरबीआई के हिसाब से जीडीपी का रेट भी उन्होंने फिक्स रखा है। अब आते हैं कि बैंकिंग सेक्टर, इसकी वजह से थोड़ी सी माइनर तेजी भी हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी एक्चुअली आज देखो तो इस न्यूज़ के बाद थोड़ा ग्रीन में आया। जो उनके बड़े स्टॉक्स थे वो भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन में रहे। क्यों ऐसा हुआ? अगर आप देखें तो लास्ट टाइम उन्होंने काफ़ी रेट कट्स कर दिए थे, और उसके बाद बैंक्स में हमें फिर धीरे धीरे फॉल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उनके जो NIM है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें फ़र्क पड़ा, उसमें ड्रॉप देखने को मिला, विच इज़ अ नेगेटिव फैक्टर। क्यों ड्रॉप देखने को मिला? क्योंकि जैसे आप रेपो रेट ड्रॉप करते हैं तो जो आपके लोन्स होते हैं, जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं, उनमें तो ड्रॉप आ जाता है, यानी कि बैंक को जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो घट जाती है। लेकिन सेविंग्स जो होती हैं वो रेट्स वो एकदम से ड्रॉप नहीं आते हैं, तो एक क्वार्टर तक उनको फिर NIM वगैरह का प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो उनको नेट इंटरेस्ट मिलता है उसमें ड्रॉप देखने को मिलता है। वो प्रेशर उन्होंने देखा, और आज थैंकफुली आरबीआई ने फर्दर ड्रॉप्स नहीं किए, तो बैंकों ने राहत की सांस ली कि चलो बच गए। तो इसकी वजह से थोड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखें तो कोई फंडामेंटल के फ्रंट में कोई मेजर बदलाव नहीं है, उनके लोन बुक्स में कोई ड्रामेटिक ग्रोथ होने वाली नहीं है। हालांकि ये जो 100 पॉइंट का रेपो रेट कट हुआ था पिछले पॉलिसी में, उसका इम्पैक्ट आने में अभी 2-3 महीने और लगेंगे। तो अगर उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है तो वो शायद हमें ईयर एंड तक देखने को मिलेगा। तो आज रेट्स फर्दर कट नहीं हुए तो बैंकों ने राहत की सांस ली, इसलिए हमें तेजी देखने को मिला है। सर, रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो एयरटेल का भी रिजल्ट्स आया, नंबर तो ज़बरदस्त लगे। क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए, 43% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ एंड 28% का रेवेन्यू ग्रोथ, ज़बरदस्त नंबर। ओके, अब अगर आप देखें, अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं पिछले कई सालों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टेलीकॉम पे अगर पैसे लगाने हैं ना तो एयरटेल के टक्कर में कोई नहीं है दूर दूर तक। भूल जाइए रिलायंस को। रिलायंस और एयरटेल के अगर आप शेयर प्राइस को कंपेयर करेंगे 5 साल के रिटर्न और इवन 1 साल का रिटर्न, तो कुछ भी नहीं है। ओके, और बड़े बड़े बातें करते हैं रिलायंस में, ये कर देंगे वो कर देंगे। टेलीकॉम में अभी भी एयरटेल के टक्कर में कोई नहीं है। ओके, और ये रिजल्ट्स बता रहे हैं वो कहानी, और मार्केट उसे रिवॉर्ड भी कर रहा है। तो ये जो एयरटेल का फोकस था
कि प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करना, जबकि जियो का जो स्ट्रैटेजी थी जो चीपर जो सेगमेंट्स हैं उनको टारगेट करना, स्टूडेंट्स, लो इनकम ग्रुप, जबकि एयरटेल ने प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट किया और उसके रिवॉर्ड्स उसे मिल रहे हैं। अगर आप देखिए तो जियो के आने के बाद एयरटेल ने थोड़ा स्ट्रगल किया 3-4 साल, अपने आप को बेसिकली उन्होंने काफ़ी रीपोजिशन किया, अपने प्रोडक्ट्स पे काम किया, अपने नेटवर्क पे काम किया, और 3-4 साल जियो आगे निकला और भारतीय एयरटेल थोड़ा मतलब सेम टेरिटरी में रहा। लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ हमें देखने को मिली हर फैक्टर्स में अगर आप देखें तो कोई उसका मुकाबला नहीं है टेलीकॉम में। आज के दौर में इंडिया में टेलीकॉम की एक ही कंपनी है और वो है एयरटेल, क्योंकि बाकी कंपनीज उसके टक्कर में कहीं नहीं है। अब जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज़बरदस्त ग्रोथ एयरटेल में पिछले 4 सालों में हमें देखने को मिली है, स्टार्टअप के रेट से ग्रो कर रहा है। ओके, लेकिन हम ये मानते हैं, मान लीजिए हम मानते हैं कि ठीक है अब आगे अब इतनी ग्रोथ सस्टेन नहीं होगी, अगले 2-3 साल एयरटेल ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। अगर मैं ग्रोथ को बहुत कट करके भी 10-12% की ग्रोथ भी लेकर चलूं तो एयरटेल की वैल्यूएशंस 1800 से 1900 तक आती है और स्टॉक इससे थोड़ा ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। अगर मैं ग्रोथ को बढ़ा दूं तो वैल्यूएशंस तो बहुत ही अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है मेरे हिसाब से। आप पी देखेंगे तो आपको लगेगा हाईली वैल्यूड है, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी हो रही है इसलिए पी ज़्यादा है। तो स्टॉक इज़ फेयरली वैल्यूड। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म में ना मार्केट वैल्यू से नहीं चलता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट चलता है डिमांड सप्लाई और इमोशन से। तो इसके स्टॉक प्राइस भी गिरेंगे। अगर मार्केट में 20% की गिरावट होगी तो कौन सा स्टॉक बचेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ वैल्यूएशंस की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ फेयर वैल्यूएशन। और अगर आपका व्यू बहुत लंबा है और आप 20-25% का स्टॉक में ड्रॉप झेल सकते हैं तो इस वक्त स्टॉक जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि फेयर वैल्यूएशन पे है। एयरटेल के बारे में एक और बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि हमारा जो 2021 पोर्टफोलियो था उसमें वो एडेड था और उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए। लेकिन जो हमारा लेटेस्ट पोर्टफोलियो है 2024 का, उसमें हमने ऐड नहीं किया क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने एग्जिट कॉल दे दिया था और हम स्टॉक्स को रिपीट नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने ऐड नहीं किया। नहीं तो हम इसमें डेफिनेटली इस पोर्टफोलियो में भी एयरटेल को ऐड करते हैं। सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल आई है ऑडियंस से, CDMO कंपनीज और टैरिफ्स का कितना असर पड़ेगा? तो हमने फार्मा सेक्टर के बारे में डिटेल्स में बात की कल के वीडियो में, और उसी वीडियो पर ये शायद क्वेश्चन आया होगा। तो CDMO कंपनीज कौन सी होती हैं फार्मा में, जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ओके, तो ऐसे में इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं CDMO कंपनीज के कुछ एग्जांपल शेयर करूं तो लॉरस लैब आता है, ग्लैंड फार्मा आता है, पिरामिल आता है और एक आध और भी कंपनीज होंगी। आई थिंक जुबलैंड ग्रुप का भी एक कंपनी शायद होगी। तो ये कंपनीज कैसे काम करती हैं? बेसिकली आउटसोर्सिंग होती है। जैसे IT में आउटसोर्सिंग होती है तो इनमें भी आउटसोर्सिंग होती है। तो बाहर की कोई कंपनी इनको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमारा ड्रग्स को बनाइए और मैन्युफैक्चर भी करिए, पैकेज भी करिए और बनाकर हमें एक्सपोर्ट करिए। तो इस तरीके के मॉडल पर काम होता है। तो देखिए इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। फ़िलहाल तो ये सेफ़ हैं, ओके, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से ये प्रोडक्शन करते हैं। तो अभी तक इम्पैक्ट इस पर कम है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ट्रंप इज़ एंटी आउटसोर्सिंग। ओके, तो कल को ऐसा हो सकता है कि इन कंपनीज को कहा जाए कि आप यहाँ पर आकर बनाओ, जो यहाँ पर बनाएगा हम उसे ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो अब बड़ी मुसीबत आ सकती है इन कंपनीज के ऊपर। फिलहाल आज की डेट में अगर हम देखें तो इनमें कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट फार्मा में भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो जब फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स लपेटे में आएंगे टैरिफ के तो सारे आएंगे, कोई नहीं बचेगा।
और वही बचेगा जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस यूएसए में होगा। तो इन कंपनीज पर अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो आप देखिए, आपने जो भी खरीद रखा है, पहला तो यूएसए से कितना % रेवेन्यू आता है। आप उनके रिसर्च रिपोर्ट वगैरह देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर 10-15% रेवेन्यू डिपेंडेंट है तो आई थिंक इसको हमें सेफ मान सकते हैं। लेकिन अगर 30-40-50% रेवेन्यू आ रहा है वहाँ से, देन देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क। तो यही मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? कोई देखो मेजर चेंजेस नहीं है। मार्केट का जैसा ट्रेंड चल रहा था कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन थोड़ा अगर लार्जर ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट्स गोइंग डाउन, वही चल रहा है और वही चलेगा। अगर आप देखिए 2 दिन पहले 150 पॉइंट्स मार्केट अप था, हमें लगा रे अब तो कुछ अच्छा हो जाएगा। अगले 2 दिन में वो 150 पॉइंट्स लूज़ कर दिए। कल भी 75 पॉइंट्स लूज़ किया, आज भी 75 पॉइंट्स लूज़ किया। अगर हम डेटा को देखें, कोई मेजर बदलाव नहीं है। आप आईवीज देखिए, सेम सिचुएशन पे हैं, इंडिकेट कर रहा है कि हेजेस अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। विक्स भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। आज के दिन देखें तो पीसीआर में भी ड्रॉप देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो पोजीशंस आज ऐड हुई, कल भी ऐड हुई थी। निफ्टी फ्यूचर में ओआई बढ़ा था, आज भी बढ़ा है। साथ में कल भी प्रीमियम ड्रॉप हुआ था, आज भी प्रीमियम ड्रॉप हुआ है। तो दोनों दिन हमें देखने को मिल रहा है प्रीमियम्स ड्रॉप, ओआई एडिशन। क्लियरली ये शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही हैं। एफआईआई की इंडेक्स अगर फ्यूचर्स की पोजीशंस देखेंगे, वहाँ भी पोजीशंस ऐड हो रही हैं। और आज का टर्नओवर वंस अगेन कम था, 88,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो बहुत ही ख़राब था। सिर्फ 850 स्टॉक्स ही अप रहे, 2200 स्टॉक्स डाउन रहे, और लगभग सभी सेक्टर्स डाउन रहे। पीएसयू बैंक इंडेक्स को अगर छोड़ दें और कुछ बैंक्स को छोड़ दें तो सभी इंडेक्स डाउन रहे। तो कहीं पर भी कोई पॉजिटिव डेटा का इंडिकेशन नहीं है। तो मार्केट इसी तरीके से चलेंगे, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे, लेकिन ओवरऑल वो नीचे ही चलेंगे। लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है, वही लेवल चल रहा है। 750 के नीचे शॉर्ट रहना है, कोई मार्केट में मेजर चेंजेस नहीं है।